Good morning, students. In last lecture, we have covered the theory of net operating income and net income approach. Now, in this lecture, we will discuss these theories with the help of numerical. Now, see, first of all, we are going to cover the relevant theory, that is net income approach. Net income approach से कि अगर आपका डेप्ट या लिवरेज चेंज होता है, if you are increasing the debt, then it has an impact on your valuation of the firm. आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी रिड्यूस होगी. द सेम थिंग यू सी इन दिस डायग्राम K0, which is denoting cost of capital is reducing as we are increasing our debt, that is degree of leverage. Okay, now how you are going to calculate this thing? Try to understand the concept over here. The cost of capital concept is applying here also. ठीक है. K0, what is K0? is the cost of capital. Cost of capital आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म. मीन्स हमारी पूरी ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी? हमारी ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकलती है कि हमारी EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, जो हमने अर्न किया है उसको हम डिवाइड करते हैं किससे? अपनी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म से. और वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब द टोटल ऑफ इक्विटी एंड टोटल ऑफ डेब्ट. ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का टोटल हमारी क्या होती है? वैल्यू ऑफ द फर्म. और अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे हमने वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की थी. रिमेंबर, द कॉस्ट ऑफ डेब्ट मल्टीप्लाई वेट. दिस इज व्हाट? वेट ओनली. डेब्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म. ये जो आप S अपॉन V और D अपॉन V कर रहे हैं, ये क्या है? वेट है. ओके, जैसे हमने वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैलकुलेट किया था. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट? आप ये कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं? वैल्यू ऑफ द मार्केट प्राइस कैसे निकाल रहे हैं? देखिए, रिमेंबर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मूला. D मीन्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, सॉरी वैल्यू ऑफ द डेब्ट, जिसको हम P0 कहते थे. कैसे निकल रहा है? मार्केट प्राइस ऑफ द डेब्ट इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट. सेम थिंग इज हियर. नेट इनकम, क्योंकि हमें ये इनकम जो हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे वो हम यूज कर रहे हैं. इक्विटी शेयर होल्डर को आप क्या देते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट हटाएंगे. शेयर होल्डर की अर्निंग हुई, वो नेट इनकम हुई, डिवाइडेड बाय देयर कॉस्ट. ओके, नाउ सी द इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर आप इंक्रीज करेंगे लिवरेज को, इंक्रीज मतलब हम डेब्ट को अगर इंक्रीज करेंगे इक्विटी के साथ अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हमारी जो कॉस्ट होगी ओवरऑल वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस होगी. दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज रिड्यूसिंग. ठीक है, क्यों रिड्यूस हो रही? क्योंकि हम यहाँ पे चीप सोर्स ऑफ फंड को यूज कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर एज अ डेब्ट. द लेस एक्सपेंसिव डेब्ट आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, और इसका इम्पैक्ट हमारे जो है उसमें क्या पड़ेगा? अगर हम डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करने से क्या होगा? हमारी जो कॉस्ट है उसका डिसएडवांटेज होगा. हमारी मोर एक्सपेंसिव इक्विटी हम यूज करें, क्योंकि इक्विटी इज कंसिडर एज अ एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड. ओके, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी. देन वैल्यू ऑफ द फर्म में क्या फर्क पड़ेगा? वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी अगर आप चीप सोर्स ऑफ फंड यूज करेंगे. ओके, या फिर लेस एक्सपेंसिव आप डेब्ट यूज करेंगे, तो आपका वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? वो डाउन हो जाएगी. ठीक है, इससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी. एंड वाइस वर्सा इफेक्ट आपका जब आप लोग डिक्रीज करेंगे लिवरेज को तब होगा. मीन्स हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है, हम ज़्यादा अमाउंट तो कॉस्ट में दे रहे हैं क्योंकि हम एक्सपेंसिव कॉस्ट को यूज कर रहे हैं. क्लियर? नाउ see this effect with the help of this numerical. See, the expected EBIT of the firm is 2 lakh. आपको आपकी अर्निंग मालूम चल गई 2 लाख है. इट इज़ इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 10%. 10% की इक्विटी कैपिटल आप यहाँ पर इशू कर रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स इक्विटी
कि में जो आप डिविडेंड दे रहे हैं दैट इज 10% दे रहे होंगे अभी, एंड 6% डेप्ट ऑफ ₹5 लाख आप यूज़ कर रहे हैं, मीन्स 5 लाख आपकी डेप्ट है जिसका 6% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, आपकी इनकम, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट और अमाउंट ऑफ डेप्ट. ओके, तो यहाँ पर हम वही मास्टर टेबल, आप रिमेंबर द लिवरेज मास्टर टेबल, हम वो यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहले आप अपनी इनकम लिखते हैं, EBIT. EBIT में से हमें इंटरेस्ट पे करते हैं. सबसे पहले तो हमने इंटरेस्ट पे किया 30,000. ये 30,000 कैसा है इंटरेस्ट, द 6% ऑफ 5 लाख, क्योंकि आप 5 लाख डेप्ट यूज कर रहे हैं. ओके, देन इट इज व्हाट इज दिस, नेट प्रॉफिट. रिमेंबर वी आर नॉट अज्यूमिंग टैक्स ओवर हियर, अजम्पशन में है इसलिए हमने यहाँ पर टैक्स को कंसिडर नहीं किया है. नाउ द इक्विटी आपकी कितनी 10%, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगी, means market price of the equity, the net profit which is for the equity shareholder divided by the cost. Okay, तो it means 70 लाख आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी है, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इतना है, और वैल्यू ऑफ डेप्ट कितना है विच इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 5 लाख. टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज 22 लाख. नाउ कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, मींस 9% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई. नाउ इसको आप कैलकुलेट वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की थी. द वेट मींस डेप्ट का, डेप्ट की वैल्यू क्या है, प्लस टोटल वैल्यू डेप्ट एंड इक्विटी इनटू द कॉस्ट ऑफ डेप्ट. यहाँ इक्विटी, तो इक्विटी की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू इक्विटी cost, means 9%. So both the method you can use it. Okay, now assume, क्योंकि हमने कहा लिवरेज हम इंक्रीज कर रहे हैं. now assume अगर हमने लिवरेज इंक्रीज किया, we are increasing our debt from 5 लाख to 7 लाख. आपने 7 लाख डेप्ट करा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अब हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, the 6% of 7 lakh that is 42,000. नेट प्रॉफिट इज 1,58,000. नाउ अगेन वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी आपकी, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15,80,000. देन एड वैल्यू ऑफ डेप्ट, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज 22,80,000. नाउ सी वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंक्रीज्ड ओवर हियर. पहले आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म की थी 22 लाख जब 5 लाख डेप्ट था, अब हमने डेप्ट इंक्रीज किया तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो गई, 80,000 से इंक्रीज हो गई. ओके, नाउ द कॉस्ट, प्रॉफिट तो उतना ही है, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हुई तो कॉस्ट विल रिड्यूस 8.7%. ओके, नाउ अब आपने देखा कि अगर हमने लिवरेज इंक्रीज किया है तो इसका इम्पैक्ट क्या था, हमारी कॉस्ट कम हो गई और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ गई. बट नाउ अगर हम लिवरेज को रिड्यूस कर दें, मीन्स वी रिड्यूस द डेप्ट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हम 5 लाख यूज कर रहे थे, नाउ इंस्टेड ऑफ 5 लाख वी आर यूजिंग 2 लाख डेप्ट ओनली. तो अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपका, मीन्स हम लोग जो है एक्सपेंसिव इक्विटी को यूज कर रहे हैं अब अपने फर्म के लिए. तब हमारा इम्पैक्ट क्या है, EBIT 2 लाख ही रहेगा, प्रॉफिट इज नॉट गोइंग टू चेंज. इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 6% ऑफ 2 लाख दैट इज 12,000. द नेट प्रॉफिट इज 1,88,000. Then value of the firm is 18,80,000. Then value of the debt is 2 lakh, क्योंकि 2 लाख हमने अब लिया है, तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हो गई, 20,80,000. इट इज रिड्यूस नाउ. ओके, नाउ द व्हाट इज द कॉस्ट, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,80,000, द वैल्यू ऑफ द फर्म. इट मीन्स द कॉस्ट इज 9.6%. नाउ सी अब कॉस्ट इंक्रीज्ड, जब हमने लिवरेज कम किया तो हमारी कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. तो NI अप्रोच क्या कह रही, वी हैव अ इम्पैक्ट ऑफ डेप्ट. अगर हम डेप्ट को यूज करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी और वैल्यू बढ़ेगी. सी हियर, डेप्ट 5 लाख था तो कॉस्ट हम आपकी 9 थी, डेप्ट हमने इंक्रीज किया तो हमारी कॉस्ट कम हो गई 8.7. हमने डेप्ट को डिक्रीज कर दिया तो हमारी कॉस्ट क्या हो गई, 9.6 इंक्रीज हो गई. क्लियर नाउ, व्हाट इज द इम्पैक्ट.
Now we are going to cover NOI approach. NOI approach means net operating income approach, which shows that capital structure is irrelevant. मीन्स हम लोग डेब्ट इक्विटी का कोई भी रेशियो रखें, इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म में नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इट रिमेन कांस्टेंट. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी इज द ओनली रेसिडुअल वैल्यू. मीन्स जो बची हुई वैल्यू होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है. ठीक है, इसीलिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता चाहे आप डेब्ट इक्विटी का कोई भी रेशियो रखें. दैट्स वाई कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी हैव नो इम्पैक्ट एंड देयर इज नो रिलेवेंस. फाइन, कैलकुलेशन आपकी सेम है यहाँ पर भी. वैल्यू ऑफ द फर्म आप कैसे निकाल रहे हैं? EBIT डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? NI अपॉन S मीन्स द वैल्यू ऑफ इक्विटी. क्लियर? जो हमने ऊपर यूज किए थे फॉर्मूलेस वही हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं. देयर इज नो डिफरेंस. द ओनली डिफरेंस इज कि हमें यहाँ पर क्या गिवन होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें कांस्टेंट है वो गिवन होगी. सी हियर, पहले वाले में क्या था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी नीड टू कैलकुलेट, बट हियर इट इज गिवन वी नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओवर हियर. आप क्वेश्चंस को इस तरीके से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. ओके, नाउ सी द इफेक्ट. कॉस्ट ऑफ इक्विटी में इफेक्ट क्या होगा? अगर लिवरेज आपका इंक्रीज हो रहा है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन लिवरेज, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगा. जैसे जैसे आपकी डेब्ट बढ़ेगी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी. बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोग जो है फाइनेंशियल रिस्क जो है आपका ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर वो इंक्रीज हो रहा है. वी अज्यूमिंग दैट. ठीक है, तो इट मीन्स दे आर अज्यूमिंग कि जब फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो रहा है तो शेयर होल्डर विल एक्सपेक्ट द हायर रेट ऑफ रिटर्न. हाई रिस्क हाई रिटर्न. इस वजह से आपको जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, मगर हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट. इट्स हैव अ न्यूट्रल इम्पैक्ट. देखिए, न्यूट्रल इम्पैक्ट रिमेन कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि हम लेस एक्सपेंसिव डेब्ट को यूज कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली. ठीक है, ये एग्जैक्टली आपकी न्यूट्रलाइज कर देगा इम्प्लिसिटली कॉस्ट ऑफ डेब्ट को. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक्सप्लिसिट मीन्स हम डेब्ट तो दे रहे हैं, डेब्ट लेस एक्सपेंसिव है हम यूज़ कर रहे हैं. डेब्ट इंक्रीज करने की वजह से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा इक्विटी का कि भाई अब हमें जो है कम पैसा रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड कम मिलेगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम अमाउंट क्या हो रहा है? इंटरेस्ट में पे हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट तो एक्सप्लिसिटली दे रहे हैं हम लोग. एक्सप्लिसिट इनकम याद आ रही होगी आपको कि जो हमें दिख रही है, जो हम अपनी बुक वैल्यू में दिखा रहे हैं. इम्प्लिसिटली जो हमारे माइंड में है विच इज़ अपॉर्चुनिटी. तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इंक्रीज हो. ठीक है, तो जब हमारे जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इक्विटी शेयर होल्डर की, वो हमारे जो हम लेस एक्सपेंसिव डेब्ट को यूज कर रहे हैं उसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा इम्पैक्ट. दैट्स वाई अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट. ठीक है, एक जना कॉस्ट बढ़ा रहा है तो दूसरा हमारा कॉस्ट को कम कर रहा है, जिस वजह से हमारा इम्पैक्ट जो है न्यूट्रलाइज हो रहा है. सो अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट. ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन कांस्टेंट. क्लियर? नाउ सी द न्यूमेरिकल. अब इसके एनओआई अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या हुआ? देयर इज नथिंग लाइक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि डेब्ट इक्विटी के कॉम्बिनेशन का कोई इम्पैक्ट हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म में नहीं पड़ रहा है. तो इट मीन्स वी हैव no optimum capital structure according to NOI approach. Every structure is optimum. Now see the numerical. Here a firm EBIT is 2 lakh. 2 lakh is your earning. Belong to the risk class of 10%. 10% risk class का मतलब क्या हुआ? 10% is your cost of capital. Okay. Then what is the value of cost of equity capital? यहाँ आपको देखो, remember cost of equity नहीं दे रखी, you need to calculate it. If 6% debt to the extent of 30%, 40%, 50% of the total capital fund of rupees 10 lakh means value of the firm भी आपको दे रखी, total capital आपको कितनी चाहिए? 10 lakh. और 20 लाख में 6% debt जो है, पहले आपने 30% तक debt यूज़ करा, फिर अगर हम डेब्ट को इंक्रीज कर रहे हैं 40% तक, और फिर अगर हम 50% तक इंक्रीज कर रहे हैं डेब्ट को, लिवरेज इंक्रीज कर रहे हैं मीन्स, तो हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वैल्यू ऑफ द फर्म में और हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में. नाउ सी दिस.
impact. We need to make a table like this to make it more clear. Earning is EBIT, 2 lakh same रहेगी. Earning is not going to change. हमारी cost of capital is not going to change. It is constant. 10%, 10%, 10%. Now value of the firm. Value of the firm हमारी क्या होगी? The EBIT divided by cost of capital. ठीक है, तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी. अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट, इट्स 20 लाख, 20 लाख एंड 20 लाख. नाउ वैल्यू ऑफ 6% डेप्ट. फर्स्ट कंडीशन में क्या था? हम कितनी डेप्ट ले रहे हैं? ओनली 30%. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म का 30% 3 लाख, देन 4 लाख, देन 5 लाख आपने यूज़ किया. ठीक है, हमारा 10 लाख जो हमारी टोटल फंड हमने अरेंज किया है, उस टोटल फंड को अरेंज करने के लिए फर्स्ट केस में आपने 30% 10 लाख का निकाला, देन 40% 10 लाख का, देन 50% ऑफ 10 लाख इज योर डेप्ट. ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ इक्विटी. अब इक्विटी का प्राइस क्या होगा? इक्विटी मीन्स वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है? डेप्ट प्लस इक्विटी. डेप्ट आपके पास है तो इट मीन्स वैल्यू माइनस डेप्ट इक्वल्स टू इक्विटी. ओके, तो इट मीन्स इस 20 लाख वैल्यू ऑफ द फर्म में 3 लाख डेप्ट है और 70 लाख विच इज रिमेनिंग रेसिडुअल वैल्यू इज योर इक्विटी वैल्यू. 17 लाख, 16 लाख एंड 15 लाख. क्लियर? नाउ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इट्स अ 6% ऑफ डेप्ट. तो डेप्ट इज 3 लाख, इसका 6% 18,000. 4 लाख का 6% 24 एंड 5 लाख का 6% 30,000. ओके, नाउ नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट आपका कैसे कैलकुलेट हो रहा है? मीन्स द अमाउंट विच इज लेफ्ट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर. वो कैसे आप निकालेंगे? अर्निंग में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे. 2 लाख में से इंटरेस्ट माइनस होगा, तो इट मीन्स 18 लाख 20,000, in this case 17 lakh 6,000 and 1 lakh 70,000. ठीक है, these are the income which is left for the equity shareholder. Fine. Now cost of equity. क्योंकि cost of equity तो है नहीं, अब आप कैलकुलेट करेंगे. cost of equity कैसे कैलकुलेट होती है? The same thing, profit जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ इक्विटी. ठीक है, जो हमारी इक्विटी का मार्केट प्राइस है. देन वी गेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.7%, 11% एंड 11.33%. आप देख रहे हैं हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रही है, बट हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज जो है कांस्टेंट है 20 20 20. अब आप इसको चेक कर सकते हैं. यू कैन वेरीफाई दिस विद द हेल्प ऑफ द सेम मैथड. वेट ऑफ डेप्ट इनटू कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. Okay, you see 10%, 10% and 10%. आप 30% डेप्ट रखिए, 40% डेप्ट रखिए, 50% डेप्ट रखिए. It will not going to change. It means you now testify that you can verify that कि डेप्ट को आप इंक्रीज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो आपका जो डेप्ट इंक्रीज करने से जो ऑफसेट हुआ है, ठीक है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई है, वो इंक्रीज जो हमारी इक्विटी कैपिटल हुई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हुई है, उससे ऑफसेट हो चुकी है, न्यूट्रलाइज हो गई है. दैट्स वाई आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिमेन अनचेंज्ड एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इज ऑल्सो अनचेंज्ड. क्लियर नाउ? दैट्स वाई NOI approach said there is no effect of debt and equity or leverage in our value of the firm. Clear, student? Hope you understand it very well. Now in next lecture we are going to cover our rest two theories, traditional approach and MM approach. Thank you for the day. Thank you, students.